एक जिंदा इंसान के पास एक हार्ट होता है, 2 लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, 2 किडनी यानी कि वृक्क होते हैं और उसके पास वही आंख, कान, नाक, मुंह, गला, ब्लड सब कुछ होता है। और सेम यही सारी चीजें एक मुर्दे के पास होती हैं। तो फिर वो मुर्दा क्यों कहलाता है, यानी निर्जीव क्यों कहला रहा है और आप सजीव क्यों कहला रहे हो, जबकि वो दोनों एक ही सब्सटेंस हैं? ऐसी क्या चीज थी जो उसकी बॉडी से नहीं है या उसकी बॉडी से निकल गई है जिस कारण आप उसे नॉन लिविंग कह रहे हो? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर लेसन 1 सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। सुनने में बहुत सरल बातें हमें लग रही होंगी कि सजीव और निर्जीव, इसको आप बेसिकली क्लास 5th में या 4th में आपने स्टडी की होगी। तो हम समझते हैं सजीव क्या होते हैं। तो आपके दिमाग में है कि सजीव वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जान होती है और निर्जीव वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जान नहीं होती। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि सजीव और निर्जीव में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिससे वो सजीव कहलाते हैं और अगला जो ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव कहलाता है। अब अगर हम आपसे पूछें तो आप कह सकते हो कि सर जो चलता हो, बोलता हो, खाता हो, पीता हो, उठता हो, बैठता हो वो सजीव है और जो ये सारी क्रियाएं ना करता हो वो निर्जीव है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक जिंदा इंसान के पास एक हार्ट होता है, 2 लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, 2 किडनी यानी कि वृक्क होते हैं और उसके पास वही आंख, कान, नाक, मुंह, गला, ब्लड सब कुछ होता है। और सेम यही सारी चीजें एक मुर्दे के पास होती हैं। तो फिर वो मुर्दा क्यों कहलाता है, यानी निर्जीव क्यों कहला रहा है और आप सजीव क्यों कहला रहे हो, जबकि वो दोनों एक ही सब्सटेंस हैं? ऐसी क्या चीज थी जो उसकी बॉडी से नहीं है या उसकी बॉडी से निकल गई है जिस कारण आप उसे नॉन लिविंग कह रहे हो? सोचिए इस बात को। तो वो पदार्थ जो सजीव और निर्जीव में अंतर करता है वो है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। किसी मरे हुए इंसान को अगर हम पूछते हैं कि इंसान मर क्यों गया, तो आपका एक जवाब होता है कि सर इसकी रूह निकल गई, इसकी आत्मा निकल गई, इसका सोल निकल गया है। तो क्या ये रूह, आत्मा या सोल ये वास्तव में होती है? अगर ऐसा है, निकल गया है, तो जो लोग आईसीयू में रखे होते हैं उनकी सोल, उनकी आत्मा को निकलते हुए कोई क्यों नहीं देखता? तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि सोल या आत्मा निकल गई है। वो चीज है जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य एक ऐसा मैकेनिकल वर्क करता है जो हमारी एटमॉस्फेरिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वायुमंडलीय ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें एक टीवी को चलाना है, ये है एक टीवी, और इस टीवी को चला करके हमें देखना है। तो इस टीवी को चलाने के लिए हमें एक जनरेटर चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे, और जनरेटर को चलाने के लिए हमें एक फ्यूल चाहिए जिसको आप तेल के नाम से जानते हैं, वो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, मिट्टी का तेल हो या कोई भी फ्यूल हो। अब होगा क्या कि अब अगर हम आपसे पूछें कि इस टीवी को चलाने के लिए क्या जरूरी है, जनरेटर, तो ठीक है हम जनरेटर में तेल नहीं डालते हैं और उस जनरेटर को हम हाथ से घुमाते हैं, तो क्या टीवी को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा? टीवी चलेगी? नहीं चलेगी। तो टीवी चल किससे रही है? तो तेल से। तो ऐसा करते हैं कि हम इस ऑयल को टीवी के ऊपर या पंखे के ऊपर छिड़क देते हैं, तो क्या पंखा या टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर बात क्या आई? यहां पर बात ये आई कि इस ऑयल के अंदर, ऑयल क्या है? केमिकल है, यानी ये रसायन है। तो इस ऑयल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और इस टीवी को क्या चाहिए? इस टीवी को चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, यानी हिंदी में इसको विद्युत ऊर्जा की जरूरत है। तो ये जनरेटर करता क्या है कि इस ऑयल की इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और तेल से इस टीवी को जनरेटर के माध्यम से क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, जिससे टीवी चलता है। सेम वैसे अगर हम समझें तो ये हमारा
शरीर है यानी हमारी बॉडी है, और ये है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जहाँ से हमारे शरीर को सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। और ये है हमारी बॉडी में जीव द्रव्य, जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो किसी भी शरीर वाले व्यक्ति को जीव बोलते हैं, और जीव के शरीर में जो ऊर्जा होती है वो जैविक ऊर्जा होती है, यानी बायोलॉजिकल एनर्जी होती है। तो जरूर ये जो जीवद्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, ये एटमॉस्फेयर की इस एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये वायुमंडलीय ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसीलिए इस जीव के शरीर की सारी क्रियाएं होती रहती हैं और वो जिंदा कहलाता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि यही जीवद्रव्य ही आत्मा और सोल कहलाती है। जिसके पास जीवद्रव्य होता है उसी को हम सजीव कह देते हैं। ये बहुत डीप इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है कि जिंदा और मुर्दा इंसान में क्या फर्क है, और इस जीवद्रव्य नाम के वर्ड को हक्सले नाम के जीव वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने ही इसकी खोज भी की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवद्रव्य नाम का शब्द किससे संबंधित है, तो ये हक्सले से संबंधित है। जीवद्रव्य क्या होता है, तो जीवद्रव्य वो तरल पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त के साथ पाया जाता है और वायुमंडलीय ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सजीव और निर्जीव की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपको मालूम है कि सजीव वस्तुएं जैसे जंतु है, वनस्पत है, इंसान है, पशु हैं, पक्षी हैं। निर्जीव वस्तुओं में प्लास्टिक है, लकड़ी है, मिट्टी है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वायु हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है। तो अगर सजीव और निर्जीव में हम अंतर की बात करें तो आप कह सकते हो कि जो चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं सजीव, और जो ऐसा नहीं करते वो निर्जीव। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मॉडर्न एज है, आज वो सारे काम रोबोट करता है जो काम एक इंसान कर सकता है। रोबोट चलता है, फिरता है, बोलता है, सोचता है, आपका काम करता है, डांस करता है, फाइट करता है, खाना बना लेता है। तो वो सारे काम जो एक इंसान कर सकता है वो रोबोट कर लेता है। इसलिए अब सजीव और निर्जीव के डेफिनेशन में बहुत अंतर आ चुका है। और आप ऐसे ही अगर आंसर को अपने सेमेस्टर एग्जाम में देंगे तभी आप भीड़ से अलग मार्क्स पाएंगे। अगर आप भीड़ वाला आंसर देंगे जो दुनिया आंसर दे रही है तो आप इन्हें स्पेशल क्या किया, तो आपको स्पेशल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि बेसिक अंतर क्या हैं जिसको आप स्पेशल अंतर कह सकते हो, जिस आंसर को आप सटीक आंसर कह सकते हो। तो पहली बात करते हैं हम जीवन चक्र की। जीवन चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि किसी भी जीव का जन्म होता है, वो जीव बढ़ता है और युवा होता है, बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और बाद में वो मर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कहते हैं। तो जो सजीव होते हैं उनमें जीवन चक्र पाया जाता है, और जो निर्जीव होते हैं इनकी कोई जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल नहीं होती है। क्यों? कोई भी निर्जीव पदार्थ अगर आप ले आए हैं तो वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, उसकी अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता। वो या तो खत्म हो जाएगा या तो बना रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, बुढ़ापे में नहीं आएगा, जवानी में नहीं आएगा। तो यह है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र इसमें पाई जाती है, सजीव में जीवन चक्र पाया जाता है और निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाता, यानी लाइफ साइकिल नहीं होती। सेकेंड एग्जाम्पल है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, यानी कि ठंडी, गर्मी, बात, फीलिंग, इन सब का एहसास कर पाना। तो जो भी सजीव होते हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, वो फीलिंग्स को समझते हैं, वो ठंडी गर्मी का एहसास कर लेते हैं, वातावरण प्रभाव का उन पर असर होता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं इन पर कोई असर नहीं होता। एग्जाम्पल, किसी की बात इंसान को बुरी लगती है, लेकिन किसी भी रोबोट को, किसी भी मशीन को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को बात बुरी नहीं लगती। ठंडी गर्मी का असर हम पर सबसे पहले होता है, निर्जीव पदार्थों पर बहुत लास्ट में होता है और एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। तो यानी कि संवेदनशीलता सजीवों में पाई जाती है और निर्जीवों में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उपापचय। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, यानी उपचय
प्लस अपचय, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, आगे आपके सिलेबस में अगर होगा तो हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उपापचय समझाएंगे। तो उपापचय का मतलब होता है भोज्य पदार्थों का पचना और उनके पचने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होना। तो ये काम सजीवों में होता है, क्योंकि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करके वो उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन निर्जीवों में ये क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट है वृद्धि एवं पोषण। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ग्रोथ तो हम कह सकते हैं कि निर्जीव पदार्थ भी लंबाई चौड़ाई में बढ़ सकते हैं अगर उनका बनावट इस तरह का है तो, मगर पोषण नहीं होता उनमें, न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन का मतलब यह हुआ कि कोई भी जीव छोटी अवस्था में रहे, भोजन को ग्रहण करे, फूड को इनटेक करे और उस भोजन से एनर्जी प्राप्त करे और उस एनर्जी से उसके शरीर का विकास होता जाए, यानी छोटे से वो बड़ा होता जाए, जिसको बोलते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि करना। तो इस प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं और पोषण क्रिया सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। हर सजीव के बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और समय गुजरने के साथ साथ पोषण प्राप्त करके वो बड़े आकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है रेस्पायरेशन। अगर हम आपसे श्वसन के बारे में पूछें तो आपका एक जवाब होगा कि सर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना श्वसन यानी रेस्पायरेशन कहलाता है, मगर ये बच्चों वाला आंसर है। श्वसन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने वाला क्रिया है, यानी जो श्वसन क्रिया है, रेस्पायरेशन है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी जो खाना हम खाते हैं वो खाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, अपघटित होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी से हमारी जिंदगी चल पाती है। तो श्वसन क्रिया का मतलब याद रखिएगा भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ना कि ऑक्सीजन लेना और निकालना। तो श्वसन क्रिया सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्सर्जन की। उत्सर्जन नाम की क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर देना, यानी कि भोजन के उपापचय के फलस्वरूप जो भी लाभदायक चीजें बनती हैं वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बॉडी उससे वृद्धि और पोषण प्राप्त करता है। लेकिन जो पदार्थ फालतू होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, हानिकारक होते हैं, हमारा शरीर उसको मल और मूत्र में परिवर्तित करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसमें उसकी हेल्प किडनी करती है। इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और याद रखिएगा उत्सर्जन का मुख्य अंग किडनी है, जिसको हम वृक्क कहते हैं, और इंसान में दो होती है ये, और बॉडी के पीछे हिस्से में होती है, सामने नहीं होती है। इसमें से राइट वाली थोड़ी सी बड़ी होती है और लेफ्ट वाली छोटी होती है। आगे के लेसन्स में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि श्वसन क्रिया का मुख्य अंग क्या है। तो श्वसन क्रिया का मुख्य अंग हमारे लंग्स हैं, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं, हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, जो हमारी इस पसली के पीछे सेफ ढंग से रखी हुई है। लास्ट है प्रजनन। तो उत्सर्जन क्रिया सजीव में पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती है। लास्ट है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। री मीन दोबारा, प्रोडक्शन माने पैदा करना। हमें पता है कि हर सजीव में एक गुण होता है कि वो अपने जैसे संतानों को पैदा करता है। जैसे इंसान के इंसान जैसे बच्चे होते हैं, गाय के गाय बच्चे होते हैं, बकरी के बकरी जैसे बच्चे होते हैं। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, अपने जैसे संतान को दोबारा उत्पन्न करना। और ये क्रिया सिर्फ सजीवों में पाई जाती है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि हम एक मोटरसाइकिल खरीद के ले आए और 4 मोटरसाइकिल हो गई, हम एक मेज बनवाए 4 मेज हो गई। लेकिन एक इंसान से 4 इंसान हो जाते हैं, एक जानवर से कई जानवर पैदा हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रजनन क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया सजीवों में यानी लिविंग बींग्स में पाई जाती है और निर्जीवों में यानी नॉन लिविंग बींग्स में नहीं पाई। अब लास्ट में हम समझते हैं कि जो सजीव पदार्थ होते हैं या सजीव जो होते हैं वो बने किससे होते हैं। तो सजीव जो बने होते हैं, सजीव जिस छोटे से छोटे कण से बने होते हैं, उस छोटे से छोटे पदार्थ को हम सेल यानी कोशिका कहते हैं। कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आगे के लेसन में हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बनावट क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से यौगिक कण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कोशिका है क्या। तो कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हिंदी में
कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल, यानी कि कोई भी कोशिका जिस बनावट की होती है उस कोशिका से उसी जैसा शरीर बनकर तैयार हो जाएगा। सेम ऐसे चौकोर ईंट से चौकोर दीवार बनेगी और गोल ईंट से गोल दीवार बनेगी, तो वैसे ही कोशिका की संरचना जैसी होगी उससे वैसे ही संरचना वाला शरीर बनेगा। अब बात करते हैं फंक्शनल नाम के वर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्रियात्मक। प्रत्येक कोशिका में वो सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीवित शरीर में होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, पोषण। तो एक कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होंगी उस कोशिका से बनने वाले बड़े से बड़े शरीर में वही सारी जैविक क्रियाएं होंगी। अगर कोई भी जीव आपको छोटे आकार का दिखता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है। जो जीव बहुत बड़े आकार का है, जैसे हाथी है, ब्लू व्हेल है, तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। छोटी दीवार कम ईंट, बड़ी दीवार बहुत ज्यादा ईंट। तो कोई भी जीव जितना बड़ा है उसके पास नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है। और हमारी बॉडी में लगभग 5 खरब से भी ज्यादा सेल्स हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, बट 5 खरब के आसपास कोशिकाएं मानव शरीर में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने 1665 यानी सन 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने इस बात का जिक्र अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में की है। ये दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किस पुस्तक में इसका जिक्र है? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इसका जिक्र है। अब हम सेल्स के बारे में आगे के लेसन में खूब डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पर बस इतना ही इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं इसको यहीं पर फुल स्टॉप करता हूं। तो अगर हम बात करें पौधे एवं जंतु की, तो नेचर ने 2 ही कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, एक पौधा और एक जंतु। बीच में जो मनुष्य है, तो मनुष्य कुछ और नहीं है, मनुष्य भी एक जंतु ही है। जंतु का मॉडिफाइड रूप मनुष्य है, क्योंकि जंतुओं की बहुत ढेर सारी कैटेगरीज हैं जिसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर जितना है उतने की चर्चा करते हैं कि जंतु और पौधे क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नेचर ने, प्रकृति ने जिन भी जीवों को अपना पोषण स्वयं करने की ताकत दी है उनको हम पौधे कहते हैं। यानी कि अगर साइंस की भाषा में बात करें तो वो जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, यानी खुद को पोषित कर सकते हैं, उन्हीं जीवों को हम पौधे कहते हैं। ऐसे जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ज़्यादातर पौधे आपने देखे होंगे उसमें से अधिकांश पौधे कैसे हैं? हरे रंग के हैं। कुछ पौधे हैं जो लाल, पीले, हरे, नीले रंग के होते हैं। तो पौधों के इन रंग का जो कारण है वो है लवक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो ये लवक ही इनके अंदर मौजूद होते हैं जिसका इनको हरा, पीला, लाल, नीला रंग मिलता है। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में सारी चीज़ें बायोलॉजी में डिटेल्स में हैं कि ज़ैंथोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर हम केवल बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, यानी वो रंगाकण है जिसकी उपस्थिति का ही पौधों की पत्तियाँ और पौधे की जो नए तने होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। अब हरा रंग क्यों? क्योंकि जो हरा रंग होता है ये सूरज की P700 यानी P700 वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित बहुत अच्छे से करता है। इस बात को याद रखिएगा कि P700 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही अच्छी होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है ये आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे हरे पौधे होते हैं, ये हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अपने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उसी को हम पौधों का भोजन कहते हैं। पौधे इस भोजन का निर्माण करते हैं स्वयं के उपभोग के लिए। लेकिन जब पौधों को अपना पोषण पूर्ण करने के पश्चात ये भोज्य पदार्थ एक्स्ट्रा बचे रहते हैं तो यही फल के रूप में पौधों में संचित भोजन के रूप में उपस्थित होते हैं और इन्हीं को फलों के रूप में हम खाते हैं।
तो पौधे क्लियर हो गए होंगे कि यानी कोई भी ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इन पौधों को हम या इन जीवों को हम पौधों की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप याद रखिएगा, युगलीना। युगलीना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि युगलीना पौधे और जंतु यानी प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी संयोजी कड़ी है। बहुत पूछा जाता है कि पौधे एवं जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए युगलीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जंतु की। कोई भी ऐसे जीव जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन सभी ऐसे जीवों को हम जंतु कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी जानवर, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, वो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं, या पौधों पर निर्भर होते हैं, या किसी और जंतु पर निर्भर होते हैं। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, उन सभी जीवों को हम जंतु कहते हैं। क्लियर? मानव क्या है? मानव भी जंतु यानी जानवरों की एक किस्म है, एक वैरायटी है, जिसको हम वैज्ञानिक नाम में होमो सैपियंस कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये पौधे एवं जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे एवं जंतु 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन टाइप्स को स्टडी करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इनका जो प्रकार है, इस प्रकार के निर्धारण का जो बेस है, आधार है, वो ये है कि ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उसके आधार पर हमने जीवों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है प्रकाश संश्लेषी, यानी कि फोटोसिंथेटिक। तो सभी ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन सभी जीवों को हमने प्रकाश संश्लेषी जीव कहा है। बेसिकली ये गुण नेचर ने सिर्फ पौधों को दिया है। तो इसलिए अगर कभी प्रकाश संश्लेषी की बात आए तो 100% कौन आता है इसमें? पौधे आते हैं। मगर अपवाद के रूप में, एक्सेप्शंस के फॉर्म में युगलीना को मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कीटभक्षी पौधे। तो कोई भी ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए दूसरे कीटों पर निर्भर होते हैं, दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, निपेंथीज, ब्लैडरवर्ट, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार पौधे और कीड़ा खाते हैं, अगर खाते भी हैं तो क्यों खाते हैं? तो सीधी सी बात है कि ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता होगा। तो क्लोरोफिल नहीं होता होगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। प्लस ऐसे पौधे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और आपको पता है कि प्रत्येक जीव का शरीर प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का। ये सारी लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटीन किसका बना? अमीनो अम्ल का। और अमीनो अम्ल किससे बना होता है? वो नाइट्रोजन से, यानी एमीन ग्रुप से बना होता है। तो अपनी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे उन छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, और इसीलिए कीटभक्षी कहलाते हैं। नाम एक बार दोबारा बता देता हूँ, ड्रोसेरा, निपेंथीज, ब्लैडरवर्ट, ये 3 के तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 100% सेमेस्टर एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा आप मुझसे बात कीजिएगा। थर्ड कैटेगरी है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफिटिक। नाम में क्लियर है, मृतोपजीवी, मृत चीज़ों पर निर्भर रहने वाले। यानी ये वे जीव होते हैं जो अपने पोषण को, अपने भोजन को सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही कॉमनली उसको देखा है, यूज़ किया है, और आप इवन खाते भी हो, मशरूम, जिसको हिंदी में सामान्य भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। कुछ बच्चे इसको मेढक का छाता कहते हैं। फिलहाल ये बचपने की बात है, यहाँ पर हम सिर्फ मशरूम की बात करेंगे कि मशरूम जो है ये मृतोपजीवी है। यानी ये पौधे सिर्फ वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ अपघटित होते हैं, यानी कि गंदी जगह तुम्हारी भाषा में कह लो,
जहाँ पे घूर होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पर ये पौधे पैदा होते हैं। तो जंतु और पौधे क्या हैं आप समझ गए हैं, और इन जीवों के प्रकार कितने हैं, किसके आधार पर, पोषण के आधार पर, वो भी आपने बोर्ड पे देखा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जंतु में और पौधों यानी वनस्पतियों में क्या समानता है। तो अगर हम पौधे और जंतु में समानता की बात करें तो हमने बेस लिया है क्रिया, यानी कि पौधे में और जंतु में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कॉमनली होती हैं। जैसे पहली क्रिया है पोषण। अभी मैंने आपको पोषण बताया कि पोषण क्रिया का मतलब समझ लीजिएगा। पोषण में और वृद्धि में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। इंग्लिश में न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जीव के शरीर का पूर्ण विकास होना, वृद्धि होना नहीं, साइज में बड़ा होना नहीं, आकार में बड़ा होना नहीं। ये आकार में बढ़ना, साइज में बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, ये वृद्धि है। लेकिन उस जीव के मस्तिष्क का निर्माण हो, मस्तिष्क का विकास हो, शरीर का विकास हो, शरीर का डेवलपमेंट हो, ये सारी प्रक्रियाएं मिल करके पोषण कहलाती हैं। यानी वृद्धि पोषण का ही एक भाग है। तो पोषण क्रिया हमें मालूम है कि पौधे भी छोटे होते हैं और भोजन करते करते वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और बड़े हो जाते हैं। यही काम जंतु में भी होता है। हम लोग अपने बचपन में छोटे थे और धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास होता गया और हम आज बड़े आकार में हैं। यानी कि पोषण पौधों में भी होता है और जंतु में भी होता है। अब जंतुओं में पोषण की 3 कैटेगरीज थी, मैंने आपको समझाया। पौधों में भी सेम बात थी कि मृतोपजीवी, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना पोषण खुद करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन का निर्माण, ध्यान रखिएगा, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हम भी तो अपना भोजन खुद बनाते हैं किचन में। तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि आप किचन में भोजन को पकाते हैं, ना कि भोजन को बनाते हैं। बनाता कौन है? सिर्फ पेड़ पौधे। आप जो अनाज खाते हो आपको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। तो इंसान क्या है? परपोषी है। क्लियर है? और पौधे क्या हैं? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स हैं, और इंसान और बाकी सारे जानवर वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हिंदी में परपोषी। अब बात करते हैं श्वसन की। अगर श्वसन की क्रिया बात करें तो श्वसन क्रिया का मतलब होता है सांस लेना। तो इंसान और जानवरों में तो आपने सांस लेने की प्रक्रिया देखी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पौधे कैसे श्वसन करते हैं, तो जी हाँ, पौधे श्वसन करते हैं। पौधों में श्वसन में होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं, इसीलिए पौधे हमारी प्राणवायु कहलाते हैं। लेकिन ये क्रिया होती किसके द्वारा है पौधों में? तो ये क्रिया पर्णरंध्र के द्वारा होती है, जिसको लेंटिसिस बोलते हैं। यानी कि पत्तियों के आसपास जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ये क्रिया होती है। और इंसानों में या जानवरों में भी फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया जैवों में होती है। जैसे इंसान के पास 2 फेफड़े होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन क्रिया का मतलब होता है कि भोजन को पचाने के पश्चात जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। तो उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है, इनके छालों के द्वारा होती है, ठीक। और जंतुओं में भी होती है, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा। और जीव में किडनी एक पेयर में होती है, यानी 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि शरीर का आकार बड़ा होना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि करना। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जीव में जो पौधे होते हैं वो भी छोटे से बड़े होते हैं, और जो इंसान है या जानवर हैं वो भी छोटे से बड़े होते हैं, यानी इनमें वृद्धि नाम की क्रिया होती है। वृद्धि को इंग्लिश में हम ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है गति। गति का मतलब होता है मोशन। तो मोशन जो होता है दोनों में होता है, पेड़ भी मूव करते हैं और जीव भी मूव करते हैं। बट फ़र्क क्या है कि पेड़ का जो मोशन होता है वो स्थिर होता है,
स्थिर का मतलब स्टैटिक, एक ही स्थान पर खड़े होकर के पेड़ ऐसे झूमते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं इनमें स्थान का परिवर्तन होता है, यानी डायनामिक होता है, गतिक होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते और जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वृद्धि की बात ध्यान लीजिएगा। वृद्धि पौधों में आजीवन, जब तक पौधा जिंदा रहेगा उसका आयतन आकार बढ़ता रहेगा। लेकिन जंतुओं में कुछ निश्चित समय तक, कोई जिंदगी कोई जीव नहीं बढ़ता। गति की बात करें तो पौधों में गति स्थिर होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ बट आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि पौधों में गति स्थिर होती है और जंतुओं में गति कैसी होती है, मोशन में होती है, यानी गतिक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन क्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, अपने जैसी संतानों को दोबारा उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन, री मीन दोबारा, प्रोडक्शन माने पैदा करना। तो हमें मालूम है कि पौधे से नए पौधे बन जाते हैं और जीव भी अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, यानी प्रजनन क्रिया दोनों में पाई जाती है। लास्ट पॉइंट है संवेदनशीलता, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो मुझे पता है कि जो एहसास नाम का वर्ड है ये जानवरों में ज़्यादा होता है मगर पौधों में भी होता है। आपने छुई मुई के पौधों को देखा होगा, उनकी पत्तियों को टच करो तो सिकुड़ जाती हैं, तो ये क्या है, संवेदनशीलता है। तो यानी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, ये क्रिया जानवरों में भी पाई जाती है और पौधों में पाई जाती है। पौधों में ये क्रिया पत्तियों और छालों के द्वारा होती है और जीवों में ये क्रिया उनके संवेदी अंगों के कारण होती है, स्पेशली आपकी त्वचा। इसी त्वचा पर जब किसी चीज़ का टच होता है तो हमें ठंडी, गर्मी, जाड़ा, इन सब का एहसास होता है। तो ये पौधे एवं जंतु में जो समानताएं थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी किसी भी तरह की समस्या का निराकरण करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी जंतु और पौधों में क्या अंतर होते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंस की तो हमने यहाँ पर जो बेस लिया है वो बेस है ये। इनमें सबसे पहला जो आधार है दोनों में अंतर करने के लिए, वो पहला आधार है शरीर संरचना। इसमें एक क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स के लिए, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पौधों की त्वचा किसकी बनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पौधों की त्वचा सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं की त्वचा या शरीर प्रोटीन और वसा से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जंतु शरीर किसका बना होता है, प्रोटीन और वसा का, और वनस्पति की शरीर का निर्माण किससे होता है, सेलुलोज का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गति की। तो गति का मतलब होता है मोशन। तो पौधे होते हैं ये भी गति करते हैं और जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो भी मोशन करते हैं, गति करते हैं। मगर फ़र्क क्या है कि पौधों में जो गति होती है वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, यानी पौधे एक स्थान पर खड़े होकर के ऐसे ऐसे झूमते रहते हैं। जबकि जीव जो होते हैं, स्पेशली जंतु जो होते हैं, उनमें स्थानांतरण होता है, यानी उनमें लोकोमोशन होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनमें जीव आता और जाता है। जैसे आपने इंसान को चलते हुए देखा हो, हाथी को देखा होगा, या और भी जानवरों को आपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए देखा होगा। अब बात करते हैं हम पोषण की। तो पोषण जो होता है, पोषण का मतलब होता है कोई भी जीव अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने इनको एक बहुत बड़ी सौगात दी है, क्लोरोफिल, जो कि हरे रंग का रंगाकण यानी पिगमेंट होता है। और उसी कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसका निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये जो पौधे होते हैं ये क्लोरोफिल के कारण अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए स्वपोषी, इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पौधों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए क्या है, ये परपोषी हैं,
इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रो मीन दूसरों पर, यानी कि ये दूसरों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं और अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए जंतु क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्वसन, रेस्पायरेशन। इंग्लिश में रेस्पायरेशन का मतलब होता है, देखो अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो आप बोलोगे ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये रेस्पायरेशन नहीं है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। ये डेफिनेशन रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इज नोन एज रेस्पायरेशन। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मुझे इतना डीप दिखता नहीं है कि रेस्पायरेशन प्रोसेस में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में अंतिम उत्पाद कौन होता है। तो फिलहाल पायरुविक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कंप्लीट रेस्पायरेशन में 38 अणु बता है, तो ध्यान सुन लीजिएगा कि श्वसन क्रिया, पूर्ण श्वसन क्रिया में 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ऊर्जा का सिक्का या एनर्जी ऑफ क्वाइन कहते हैं। और एटीपी का निर्माण हमारे शरीर की कोशिका के जिस भाग में होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसी को हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर श्वसन की बात करें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, याद रखिएगा। जबकि जंतु ऑक्सीजन को इनटेक यानी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है, छालों के द्वारा होती है, पर्णरंध्र लेंटिसिल्स के द्वारा होती है, जबकि जंतुओं में ये क्रिया सिर्फ लंग्स के द्वारा होती है, जिसको हम फेफड़े कहते हैं, जो नेचर ने हमें एक जोड़ी दे रखा है। अब बात करते हैं हम संवेदना की। संवेदना का मतलब होता है सेंसेशन, यानी कि एहसास। अगर हमें कोई टच करता है हम जान जाते हैं, कोई ठंडी गर्म चीज़ हमें टच होती है हम जान जाते हैं। ये क्या है? ये संवेदना है। तो ये संवेदना नेचर ने जीवों में भी दी है, स्पेशली जंतु और वनस्पत दोनों में, मगर कुछ कम क्या? पौधों में ये संवेदना बहुत कम होती है, क्योंकि पौधों के पास हमारी तरीके सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, हिंदी में संवेदी अंग नहीं है, आँख, कान, नाक, मुंह, गला, त्वचा, जुबान, ये सब क्लियर। लेकिन जो जंतु होते हैं इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग होते हैं। आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि 5 संवेदी अंग हमारे शरीर में बेसिकली होते हैं। तो जो जंतु होते हैं इनमें संवेदना यानी सेंसेशन का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, यानी कि इनमें एहसास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चिंतन की। चिंतन नाम का वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। चिंतन का मतलब होता है अपनी परिस्थितियों के बारे में विचार करना, किसी के व्यवहार के बारे में विश्लेषण करना, अपनी वर्तमान चीज़ों के बारे में विश्लेषण करना, गुजरे हुए पलों के बारे में सोचना, आने वाले पलों के बारे में सोचना। इस गंभीर क्रिया को हम चिंतन कहते हैं। और इस चिंतन क्रिया को करने के लिए हमारे पास या किसी भी जीव के पास तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन का होना आवश्यक है। और आपको पता है कि पौधों में ब्रेन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि चिंतन नाम की क्रिया पौधों में नहीं होती है और जंतुओं में होती है। जंतुओं में क्यों होती होगी? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चिंतन क्रिया के लिए मस्तिष्क का होना आवश्यक है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मस्तिष्क को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही हम एहसास कर पाते हैं, समझ पाते हैं, चीज़ों को विश्लेषण कर पाते हैं। तो ये क्षमता सिर्फ जंतुओं में होती है और पौधों में नहीं होती। लास्ट पॉइंट है शरीर की संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% कंपटीशन में और आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या? कि पौधे के शरीर का निर्माण किससे होता है? तो वो सेलुलोज से होता है। और पौधे के शरीर की बाहरी त्वचा को क्या कहते हैं? तो पौधे के शरीर की बाहरी त्वचा को हम कोशाभित्ति या इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कोशाभित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशाभित्ति पौधों में पाई जाती है, जिसको आप छाल कहते हो। जो पौधे के बाहर की सख्त त्वचा होती है छाल, उसी को हम कोशाभित्ति कहते हैं। और ये सिर्फ पौधे में पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु में कोशा भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु में कोशा कला पाई जाती है। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
सेल मेम्ब्रेन मीन ये जो हमारी स्किन है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, हमारे शरीर का सबसे बाहरी कवर है। तो सबसे बाहरी कवर किसमें पाया जाता है? जंतुओं में, जिसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और हिंदी में कोशिका कहते हैं। जबकि पौधों में जो पाया जाता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं और हिंदी में कोशाभित्ति कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पौधे एवं जंतु में विभिन्नताएं यानी डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में आप परेशान कीजिए, मुझे बताइए, मुझसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत का बस यही एक फल है जो आप दे सकते हैं मुझे। अगर गुरुदक्षिणा मानते हैं तो गुरुदक्षिणा में भी आप यही काम कर सकते हैं कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।